कश्मीर का मुसलमान खुश है 370 हटने से। आप जाइए और उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके बात करिए, आपको मालूम हो जाएगा उनके अंदर आग दहक रही। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी अब हसन साहब बात हो रही है। आपको लगता है कि ये भी मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए हो रहा है या ये ज़रूरी मानते हैं? हरगिज़ ज़रूरी नहीं, मुसलमानों को डिमोरलाइज करना। क्या आप ये मानते हैं कि देश में वोट सांप्रदायिकता के नाम पर पड़ता है? 60% सेकुलर वोट है और 40% इन लोगों को बहकावे में आके वोट दे देते। सिर्फ यही पार्टी ऐसी है जो सियासत की मंजिलें धर्म का सहारा लेके आगे बढ़ रही है। आप देश की आंखों में, जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो आप गारंटी दे सकते हैं कि विपक्ष अगर एकजुट होकर के 2024 का चुनाव लड़ेगा तो मोदी को हरा देगा? यकीनी तौर पर। आप बीइंग मुस्लिम मानते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है मोदी के शासनकाल में? हाँ, मुसलमान इस वक्त देश का फिक्र नहीं है कि हमारी नस्लों का क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। द बिग बेंच के द बिग डायलॉग में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और वादे के मुताबिक द बिग डायलॉग में बिग गेस्ट हमारे साथ होते हैं। आप उनके इंटरव्यूज़ देख रहे हैं। भारतीय राजनीति को, प्रदेश की राजनीति को आप बहुत करीब से और बहुत स्पष्टवादी तरीके से समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। वादे के मुताबिक मैंने कहा हमेशा द बिग गेस्ट द बिग डायलॉग का हिस्सा होते हैं और आज भी ऐसे ही द बिग गेस्ट हमारे मेहमान हैं। मैं आपको बता दूं कि आज जो मेहमान मेरे साथ हैं वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ रणनीतिकार माने जाते हैं। आप समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा के सांसद हैं। मैं बात कर रहा हूं एसटी हसन साहब के। बहुत बहुत स्वागत है एसटी हसन साहब आपका द बिग बेंच के द बिग डायलॉग में। और दर्शकों को ये भी बता दूं कि एसटी हसन साहब जो हैं वो सर्जन हैं, यानी कि जो नस दर्द देती है वो आप दूर से ही पहचान लेते हैं। तो मैं आज आपसे ये भी पूछूंगा कि समाजवादी पार्टी को दर्द देने वाली नस बीजेपी ज़्यादा है या कांग्रेस ज़्यादा है, लेकिन सबसे पहले हम गेस्ट का हालचाल पूछते हैं। तो आप कैसे हैं? बस बहुत अच्छा हूँ, आप सबकी दुआएं हैं, आशीर्वाद है जी। अच्छा, दुआएं और आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमेशा से रही हैं। मैंने अखिलेश जी का भी इंटरव्यू कई बार किया है और वो बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। मैं उनका भविष्य बहुत सुनहरा देखता हूं, लेकिन सिर्फ मेरे सुनहरे भविष्य को देखने से कुछ नहीं होता, जनता को दिखना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि हम आपसे जानेंगे, अभी इंडिया गठबंधन जब से आया तब से एक नई संभावना ने जन्म लिया कि मोदी का कोई विकल्प हो सकता है। इससे पहले जब भी गठबंधन महागठबंधन बना तो उसको महाठगबंधन का नाम दिया गया, लेकिन अब एक नामकरण हो चुका है इंडिया। लेकिन इसके बनते ही ऐसा लग रहा है जैसे कि समाजवादी पार्टी इसकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रख रही। कुछ एक पिछले दिनों अखिलेश यादव साहब के बयान भी आए मध्य प्रदेश के मुतालिक। क्यों सर ऐसा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। गठबंधन बहुत स्ट्रांग है और सब लोग स्ट्रांगली आपस से जुड़े हुए हैं जी। कुछ लेवल के ऊपर छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। जो नीचे के नेता हैं, सेकंड ग्रेड वाले नेता हैं, वो कभी कभी अपने ओवर कॉन्फिडेंस में या अहंकार में कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिससे जवाब भी देना पड़ता है। हमारा प्रदेशों में कोई गठबंधन नहीं था, लेकिन हम चाहते थे, अखिलेश जी चाहते थे कि हम प्रदेश में भी गठबंधन से लड़ें। हमने 4 सीटें मांगी थी, 4 से 6 सीटें मिल जाती, और नीतीश कुमार जी ने 1 सीट मांगी थी, आरजेडी ने भी 1-2 सीटें मांगी थी जी। हम ये चाहते थे कि ये सब बड़े नेता वहाँ पे जाके मंचों से जी अपनी बात रखें, लेकिन ये हो नहीं सका। अगर ये सब होता तो आप मध्य प्रदेश की हालात, वहाँ की सिचुएशन कोई दूसरी देखते। जहाँ तक ऊपर के नेताओं की सवाल है, चाहे सोनिया गांधी जी हो, राहुल जी हो, अखिलेश जी हो, आरजेडी के बड़े नेता हो, लालू प्रसाद जी हो, इनमें कहीं कोई आपस में कोई नाइत्तेफाकी नहीं है। सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं और ऐसे ऐसे नेता इस गठबंधन में हैं जिनकी फेस वैल्यू इंटरनेशनल है जी। तो कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत मीडिया तो तूल देती है हर चीज़ को जी। अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए अखिलेश यादव के बयान को ही हम लें, जैसे उन्होंने कहा था कि भाई कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, कमलनाथ साहब पर भी उन्होंने नाराज़गी जाहिर की थी सीटों के बंटवारे को लेकर के,
तो क्या इंडिया गठबंधन का हम भविष्य देख पा रहे हैं समाजवादी पार्टी के बिना, या समाजवादी पार्टी का भविष्य इंडिया गठबंधन के बिना? क्या ऐसी कोई संभावना बनती नजर आ रही है? कांग्रेस से नाराजगी के बाद आप कैसे गठबंधन में रहेंगे? आपको सही बात मालूम नहीं है। अच्छा, आप बता दीजिए। क्योंकि मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उन्होंने कोई भी बात राहुल जी को कन्वे नहीं करी। उन्हें नहीं मालूम था कि 4 सीटें मांगी थी और इनको हमने नहीं दी। अच्छा, अब राहुल जी ने उस पर क्या रद्द अमल किया है तो मैं नहीं जानता। लेकिन राहुल जी और अखिलेश जी दिल से चाहते हैं कि गठबंधन स्ट्रांग हो और हम मिलकर चुनाव लड़ें। हम सेकुलर वोट को बांटना नहीं चाहते। 60% सेकुलर वोट है और 40% इन लोगों को बहकावे में आके वोट दे देता है। क्या हसन साहब आप गारंटी दे सकते हैं इस बात की कि विपक्ष अगर एकजुट होकर के 2024 का चुनाव लड़ेगा तो मोदी को हरा देगा? यकीनी तौर पर। ना हराने की तो कोई वजह ही नहीं है। जनता हिंदू मुसलमान से बहुत त्रस्त हो चुकी है। हम इस देश में हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते आए, रहते रहेंगे। सिर्फ यही पार्टी ऐसी है जो सियासत की मंजिलें धर्म का सहारा लेके आगे बढ़ रही है, आगे जा रही है, अपनी मंजिलें तय कर रही है। ये न विकास की बात करते, न रोजगार की बात करते, न महंगाई की बात करते, न किसान की बात करते, न मरीज की बात करते। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। रोज नया इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं। तो ये आप इनका अहंकार देखिए कि ये अहंकार किसका है, ये आप खुद जज करिए। जनता जज कर रही है कि तुम ऐसे ऐसे लोगों को घमंडिया गठबंधन कह रहा हो जिनके सामने जो मोदी जी से भी सीनियर नेता हैं जहाँ, जिनकी इज्जत तमाम दुनिया में होती है। तो कौन घमंडिया है कौन नहीं, ये तो मैं और आप क्या जनता डिसाइड करेगी। ठीक बात है। आपने कहा कि यकीनन तौर पर अगर विपक्ष एकजुट होकर के लड़ता है मोदी के खिलाफ तो मोदी हार जाएंगे। अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं सर, तो इस बार बीजेपी दावा कर रही है कि 80 की 80 सीटें वो जीतेगी। अभी मैंने पिछले दिनों ओम प्रकाश राजभर साहब का इंटरव्यू किया, मैंने संजय निषाद का इंटरव्यू किया। संजय निषाद साहब तो कह रहे थे कि 80 में से 40 सीटें हम योगी जी को जिता कर दिला देंगे। 28 से 30 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव है वहाँ पर। ये दोनों ही कभी आपके साथ रह चुके हैं, संजय निषाद साहब भी और राजभर साहब भी। तो जब अपने ही सहयोगियों को आप नहीं अपने साथ रख पा रहे तो कैसे एकजुट होने का दावा कर रहे हैं? जीत तो दूर की बात है। देखिए, जहाँ तक सीटों का सवाल है, बैलेट से करा दिए, एक भी सीट बीजेपी को मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। वो कहेंगे साहब बैलेट तो लुट जाते थे, कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी। ईवीएम हैक नहीं हो रही क्या? आपका मोबाइल हैक हो रहा है, आपका अकाउंट हैक हो रहा है। नहीं, मोबाइल और अकाउंट तो अलग चीज है साहब। पेंटागन हैक हो गया। अब देखिए, चुनाव आयोग ने जब चैलेंज किया कि आके कोई ईवीएम हैक करके दिखाओ सामने, तो कोई पार्टी नहीं गई वहां पर। सबको मालूम है जो ईवीएम वहां पे रखी है ना, उसमें उन्होंने क्या कारस्तानी करी हुई है, उसे नहीं कर सकते आप हैक। पेंटागन हैक हो गया, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था। ईवीएम की क्या हैसियत है? चलिए इसे भी छोड़िए, पूरी दुनिया क्या पागल है कि उसने ईवीएम को डिस्कार्ड कर दिया। जर्मनी में आंदोलन हुआ, कहीं पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ईवीएम को एबॉलिश करा। क्यों? कराने में दिक्कत क्या है? चलिए दूसरे पहलू देख लिया। अगर आप बैलेट से कराते हैं दिक्कत क्या है? ईवीएम लेकिन कोई मोदी जी तो लेकर आए नहीं है। ईवीएम तो उनके पहले से। हम पहले से इसके मुखालफत करते हैं। पहले क्या हो रहा था, आज क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है। हमें मालूम है कि जहां हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भी वोट बीजेपी का नहीं, वहां 200 वोट कैसे निकलना है। हमें मालूम है ईवीएम बदली भी जाती है। हमारा तजर्बा है। रात के 2 बजे हमारे पास फोन आता है कि एक पिकअप में ईवीएम आई है। अच्छा। हमने क्या पीछा करो, डीएम साहब को फोन करा, मैंने क्या ऐसे ऐसे ईवीएम आई, क्या मसला है? बोले साहब ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अपने लोगों को फोन करा, उनके साहब हमने पीछा किया, भाग गए। तो मैं ये पूछता हूँ, चलिए हमारे सारे शुबे गलत हैं, तो बैलेट से कराने में तकल्लुफ क्यों है? परेशानी क्या है? वो कहेंगे भाई जहाँ बैलेट से होते हैं उनके बैलेट की गिनती में भी तो बीजेपी आगे रहती है। बीजेपी को कहाँ रहती? पिछली बार जो नगर निकाय के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, इससे पिछली बार, उसमें जहाँ जहाँ बैलेट से हुआ वहाँ समाजवादी पार्टी जीती। 90% समाजवादी जीत के आई, और जहाँ ईवीएम से हुए वहाँ समाजवादी सब हार गई। क्या आपने देखा नहीं था? तो ईवीएम की जिद क्यों है? निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। तो ये ईवीएम की जो मांग है, आप कह रहे हैं बैलेट पेपर की जो मांग है, ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी का पक्ष मानूं मैं, या इंडिया गठबंधन में सभी दल ये चाहते हैं? इंडिया गठबंधन ये चाहता है ईवीएम हटे। और मैं पर्सनली ये भी चाहता हूँ कि वोटिंग
आधार से लिंक हो और बायोमेट्रिक मशीन से लिंक हो और वहां से वोट डाले। जो लिस्टें बन रही हैं आज, मेरे पास पूरे सबूत हैं कि उसमें माइनॉरिटीज के वोट नहीं बढ़ाए जा रहे, जो माइनॉरिटीज के वोट कटने हैं वो काटे जा रहे हैं, और इसका उल्टा बहुसंख्यकों के साथ हो रहा है। बहुत बड़ी बहस है वो, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। लेकिन वजह क्या है कि जब संजय निषाद आपसे अलग होते हैं तो वो समाजवादी पार्टी में कमियां गिनाते हैं, जब ओम प्रकाश राजभर आपसे अलग होते हैं तो वो कहते हैं कि अखिलेश बताएं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया था। तो ये इल्ज़ाम आप ही के सहयोगी आपसे अलग होने के बाद क्यों लगाते हैं? ये तो समाज में मैसेज अच्छा नहीं जाता वोटर। देखिए, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, किसके क्या इंटरेस्ट थे, पॉलिटिकल इंटरेस्ट किसके थे, या कहीं कोई दबाव में था। उसने क्या करा, अखिलेश जी से ज़्यादा सॉफ्ट और खुले दिल का इंसान तो कोई भी नहीं है अगर इन नेताओं में। अगर आप उनसे मिले हो तो आपको खुद अंदाज निश्चित तौर पर भले इंसान है, मैं पर्सनली जानता हूँ, तो बहुत अच्छे इंसान है। उन जैसे इंसान के साथ शिकायत, तो आप समझते हैं, मैं आपके कैमरे पे नहीं कह सकता, बहुत सी बात है। अखिलेश यादव और राहुल की जोड़ी उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाई, कारण चाहे जो रहे हों। इंडिया गठबंधन में, क्योंकि मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा दल है और मैंने पहले भी कहा संभावनाएं बहुत प्रबल हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के साथ आने से जो मिल रहा हो वो भी ना मिले और अगर अकेले आगे बढ़ते तो शायद फायदा हो जाता? इस तरीके की कोई चर्चा होती है कभी आपकी अखिलेश यादव जी के साथ, जबकि गठबंधन फेल हो चुका है कांग्रेस और सपा का यूपी में? देखिए, वो गठबंधन जो हुआ था वो गठबंधन प्रदेश लेवल का था। अब देश के मुद्दे सामने, प्रदेश के मुद्दे नहीं है इस वक्त। देश के मुद्दों में जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मुद्दा, वो हिंदुस्तान की वो तहजीबें, प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, एक दूसरे के काम आने का जज्बा, ये हमारे बुजुर्गों ने हमें विरासत में दिया था। हमने इसी को तोड़ के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल गेन्स के लिए हमने इसको तोड़ दिया, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। उसके बाद बेरोजगारी है। आपने देखा संसद में पर कल क्या हुआ, महंगाई है, किसान की क्या हालात है, महिलाओं के क्या हालात हैं। बड़ी पीठ है, तब थपाते हैं, लेकिन देखें तो जाके कि कहाँ क्या हो रहा है। तो मेन मुद्दे वो हैं। देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है? 5 ट्रिलियन मैंने कल ही पार्लियामेंट में कहा। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, बहुत तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। आपने सांसदों की तो 2 साल की नीति तो रोक दी। हमसे कहा था हम पोस्टपोन कर रहे हैं। चेयर ने कहा कि नहीं, वे आपदा थी, वो राष्ट्रीय आपदा थी। तो हमने क्या, उस इकोनॉमी का क्या फायदा है? उस राष्ट्रीय आपदा अगर थी तो हमारे पास तो पैसा था, सांसदों की नीति क्यों रोकी गई? अब वो भी ये कह के पोस्टपोन, मैं मुझ जैसा आदमी तो पोस्टपोन को ये समझता है कि मुलतवी हो गई, आगे आएगी। ये निर्मला सीतारमण जी का आप उठा के देख लेना, उन्होंने क्या कहा था। आज कह रहे हैं हमने बंद कर दी, खत्म कर दी। अच्छा, वो बिल्कुल ही हाँ खत्म हो गई। तो इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम क्या सर पे रख के घूमे? हम तो जमीनी हकीकत देख रहे हैं। हंगर इंडेक्स कहाँ गया देश का? आप अनाज भी दे रहे हैं, उसके बाद भी हंगर इंडेक्स बढ़ रहा है। अगर आप अनाज नहीं देते तो लोग तो भूखे मर जाते। आप देश की आंखों में, जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पास एक बड़ा अच्छा फार्मूला है। क्या है वो फार्मूला? हिंदू मुसलमान। अच्छा, लेकिन अभी आप हिंदू मुसलमान कह ज़रूर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने इसी चैनल के लिए आनंद रंगनाथन का इंटरव्यू किया, जेएनयू के प्रोफेसर साहब जो हैं, तो उन्होंने दावा पेश किया कि मोदी ने हिंदुओं से ज़्यादा भला मुस्लिम्स का किया है। अब बीजेपी ये बात कहेगी तो हिंदू वोटर छिटक जाएगा, इसलिए बीजेपी कह नहीं सकती। उन्होंने कहा कि आप जाके मुसलमानों से पूछिए, वो स्वीकार करेंगे इस चीज़ को कि बीजेपी ने उनके लिए बहुत कुछ किया, मोदी सरकार में उनके लिए बहुत कुछ हुआ है। कितने अपॉइंटमेंट्स हुए मुसलमानों के? कितने % हुए सरकारी नौकरियों में? कभी आप उठा के तो देखिए, पिछली इनके रिजीम में कितने अपॉइंटमेंट हुए थे? पूरी हिस्ट्री में सबसे कम हुए थे मुसलमानों के अपॉइंटमेंट्स। मुसलमानों की जो दिल आज़ारियाँ हुई हैं, पार्लियामेंट के अंदर वो बिल पास हुए जिससे हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान परेशान हुआ, दिल आज़ारी हुई। CAA आ गया। आप ठीक है, आप नागरिकता दे रहे हैं, कोई प्रताड़ित मुसलमान अगर पाकिस्तान से या नेपाल से, बांग्लादेश से आ रहा है तो उसे नहीं देंगे आप धर्म के नाम पे नागरिकता देंगे? कभी ऐसा हुआ था इस देश के अंदर? उसके बाद
एनआरसी की बात हो रही है। गरीब मुसलमान के पास तो 5 साल का रिकॉर्ड नहीं है, उसके बाप दादा का रिकॉर्ड कहाँ से लेकर आएगा वो? कितनों का आप वोटिंग राइट खत्म करेंगे? कितनों को आप कैंप में डालने का इरादा है क्या आपका? धारा 370 हटी, 371 क्यों नहीं हटी? क्यों कश्मीर में मुसलमान थे? 3 तलाक का कानून आपने अबॉलिश कर दिया। वो तो कहते हैं कश्मीर का मुसलमान खुश है 370 हटने से। आप अंदर प्रॉब्लम दिल्ली में बैठे मुसलमानों को। नहीं, प्रॉब्लम कहीं और है। अच्छा, कि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आपने खत्म कर दिया। आप जाइए और उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके बात करिए, आपको मालूम हो जाएगा उनके अंदर आग दहक रही है। मैं 2 बार गया इस बीच में कश्मीर, मैंने अलग बात करी, मुझे फिक्र है कश्मीर की बहुत ज़्यादा कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अपने सीने में गुबार लिए बैठे हैं। नतीजा क्या हुआ देश में? किसी को हिजाब पे परेशानी हो गई, किसी को नमाज पे हो गई, किसी को अजान पे हो गई, किसी को मस्जिद पे हो गई, किसी को मदरसों पे हो गई। क्या ये वो बापू का देश है जहाँ हम सब ने मिलके एक साथ मंदिरों को तहखाने में छुप के एक तरफ नमाज पढ़ते थे, एक तरफ पूजा करते थे? हमने इस देश को आज़ाद कराया था। एक वो भी थी उस वक्त जो हम नमाज मंदिर के तहखाने में पढ़ रहे थे तो मंदिर अपवित्र नहीं हुआ था, किसी की नमाज खराब नहीं हुई थी। आज आप किसी मॉल में अगर नमाज पढ़ रहे हैं, अपने पैदा करने वाले को याद कर रहे हैं तो एक बवाल कर देते हैं। अरे नमाज अपने पैदा करने वाली की इबादत कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, अपने पैदा करने वाले की पूजा कर रहे हैं। मेरा और आपका पैदा करने वाला कोई अलग है? अल्लाह ईश्वर में कोई फ़र्क है? हमने इंसानों को बांटा और अब हमने उस पालनहार को ही बांट दिया। अब तो खैर देखिए, बाबरी के बाद और राम मंदिर के बाद तो खैर राम मंदिर भव्य बन रहा है वहाँ पर, लेकिन बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। बात तो कह रहे हैं कि वहाँ से शुरू हुई है, मथुरा काशी बाकी है। आगरा की जामा मस्जिद पर भी अब सवाल उठा रहे हैं 3,000 मस्जिदों हाँ बाकी है। तो क्या ये देश के लिए अच्छा साइन है कि आप इस तरह से देश में सांप्रदायिकता फैलाएं और वोट हासिल करते रहें? क्या ये जायज़ है देश के लिए? नहीं, तो क्या आप ये मानते हैं कि देश में वोट सांप्रदायिकता के नाम पर पड़ता है? मुझे तो नहीं लगता। 30% वोट सांप्रदायिकता के नाम पे पड़ता है। वो भोले भाले हिंदू जिन्हें रोज का कमाना, रोज का खाना है, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आज मंदिर तैयार हो गया जो 500 साल में नहीं हुआ। 11 मंदिर और हैं जो अयोध्या में कहते हैं कि यहाँ ये है जन्म स्थान, है या नहीं? आप बता दिए मुझे। उस पर चलिए एक बवाल ख़त्म हुआ, एक डिस्प्यूट ख़त्म हुआ। अरे अब तो प्यार मोहब्बत से बैठो। एक कानून बना था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91, उसे क्यों नहीं फॉलो कर रहे? 3,000 कहते हैं कि यूपी ने बनवाया ही इस मंशा के साथ था, बल्कि इस बुरी मंशा के साथ था कि कल को कोई हिला ना सके। आप इतिहास के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं कानून बना करके? इस तरीके की आवाज़ें नहीं, क्या इतिहास? जिस पर 500 साल पहले बादशाहों ने अगर ये ऐसे कुछ काम करे थे तो क्या वो संविधान यही था जो आज है? क्या डेमोक्रेसी थी? उस वक्त तो बादशाह की ज़बान संविधान होती थी, सारी ज़मीन बादशाह की होती थी। उसने उस वक्त क्या करा क्या नहीं करा वो आज बदला ले रहे हो तुम उसका, संविधान का सहारा लेके? जायज़ है डेमोक्रेसी? क्योंकि आपने देखा ये लोग तो जनतंत्र के मुखालिफ हैं और राजतंत्र पे बिलीव करते हैं, जैसे सिंगोल के साथ किया है इन्होंने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा उल्टा लेट के उसकी पूजा करी, सिंगोल की। जो भोले भाले हिंदू हैं उन्हें भी ये लगने लगा शायद इसके अंदर भी ईश्वर हैं या कोई शक्ति है। तो ये तो भाई सियासत किस जगह आ गई। जातिगत जनगणना पर बहस चल पड़ी है, समाजवादी पार्टी का क्या स्टेक है इस पर? जातिगत जनगणना के सबसे ज़्यादा पक्षधर अखिलेश जी हैं और उन्होंने सबसे पहली बार जातिगत जनगणना की शुरुआत करी। हमें मालूम है, और जो बिहार के आंकड़े आए कि 85% तो ओबीसी SC ST है और अल्पसंख्यक 15% ही तो बाकी हैं। क्या उनको उनका हक मिल रहा है? राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि 90 सिग्नेटरीज हैं, 3 ओबीसी के हैं। दिया है नहीं दिया?
अब दिखाने को जनता को कि हमारे पास मंत्री हैं ओबीसी के, क्योंकि ओबीसी का वोट लेना है। लेकिन जहां ज़रूरत होती है ओबीसी की सबसे ज़्यादा, जो ओबीसी के लिए कुछ कर सकते थे, वहाँ ओबीसी है नहीं। तो ये तो साम दाम दंड भेद ईवीएम सभी कुछ कर लेते हैं। मैं देख रहा था अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो अब एक सीन जो क्रिएट हो रहा है वो ये हो रहा है कि पिछड़ा और दलित तो बीजेपी अपने साथ मिला ले रही है, तो अब आपके लिए बचे सिर्फ अल्पसंख्यक, क्या उनके बलबूते, उनके आधार पर काम हो जाएगा? आपको कैसे मालूम कि वो पिछड़े और दलित? ऐसे मालूम ना, क्योंकि देखिए वो संजय निषाद साहब को ले गए आपके यहाँ से ओम प्रकाश राजभर वहाँ पहुँच गए, और ये प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हीं जातियों का। तो क्या सारे, और ऐसे बहुत से छत्रप दल क्या हैं सारे लोग बीजेपी के इनके साथ पीछे हैं? सारे लोग उनके पीछे हैं। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो क्या मैं ये दावा कर सकता हूँ सारे मुसलमान मेरे पीछे हैं? एक चंद लोग होते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अब पिछड़े और दलित इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें कितना नौकरियों में लिया जा रहा है, हमारे आरक्षण को कहाँ ग्रहण लग रहा है, वो भी देख रहे हैं। आपने बड़े बड़े जो प्रॉफिट मेकिंग हमारे इंस्टीट्यूशंस थे उन्हें आपने बेच दिया। वो लोग आरक्षण लागू करते नहीं। किस लिए? मकसद क्या है कि आरक्षण ना हो। ये बेचारे उसी जगह पे रहे जो अब से 70 साल पहले थे। क्या समझ में नहीं आ रहा पिछड़े और दलितों के और मुसलमानों के? अब मुसलमान की तो बात ही छोड़िए। लेकिन अब देखिए, मोदी जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी होनी चाहिए थी। विपक्षी दल भी लगातार, आप लोग भी जनता में ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेरोज़गारी बढ़ी है, अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंची है, गृहिणियों का क्या हाल है, महंगाई कहाँ जा रही है, नौकरियां कहाँ हैं। बावजूद उसके 5 विधानसभा चुनावों के नतीजे जो हैं वो बेहद उस हिसाब से आपके लिए चौंकाने वाले होंगे। आप लोग भी तो यही कह रहे थे कि यहाँ हार रहे हैं, नहीं, बैलेट से करा दिए। आपको हकीकत मालूम हो जाएगी कहाँ है। बैलेट से तो कराएं, सब मालूम हो जाएगा। लेकिन तेलंगाना में तो कांग्रेस जीती है, तो वहाँ तो क्या सारे जीत जाते? कर्नाटक में, हिमाचल में तो फिर आप और हम और जनता पीछे नहीं पड़ जाती कि ये क्या हो रहा है? अच्छा भाई कहीं तो फेस सेफ करेंगे। आप ये क्यों नहीं? ये दलील मेरी समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं वहाँ जीत गए। अरे भाई वो छोटे छोटे राज्य जिता दिए तो इसका मतलब वहाँ दूसरी जगह बेईमानी ही नहीं हो रही, ईवीएम काम नहीं कर रही। कहीं ना कहीं तो अपना फेस सेफ करेंगे, अपनी साख तो बचाएंगे। वरना पूरा मीडिया, खैर चलिए मीडिया को नहीं कह रहा, वो तो बेचारे बहुत परेशान हैं। जनता और हम लोग तो पीछे पड़ जाते हैं। जातिगत जनगणना के आप पक्षधर हैं और अखिलेश जी ने ही इसको इनिशिएट किया था, आप कह रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर मुसलमान भी कई जातियों में बटे हुए हैं, और अगर ये हुआ तो फिर उनका वोट भी बटेगा, आपको नहीं लगता? मुसलमान में देखिए जातियाँ अपने प्रोफेशन के हिसाब से होती थी। अच्छा। इस्लाम में सबको बराबरी का दर्जा है, ऊंच नीच नहीं है। अगर अल्लाह को ऊंच नीच करनी होती तो मस्जिद की सफ़ों में पहले सैयद होते, फिर पठान होते, फिर शेख होते, फिर पीछे और बाकी जातियाँ होती। ऐसा नहीं है, सब एक सफ़ में खड़े होते हैं। इसलिए इस्लाम जातियों पे बिलीव नहीं करता। प्रोफेशन के हिसाब से जातियाँ बन गई थी। अगर कोई लकड़ी का काम करता था तो उसकी जाति हो गई, कोई पानी पिलाने का काम करता था तो उसकी जाति हो गई, कोई कपड़ा बुनने का काम करता था उसकी जाति हो गई। लेकिन सब एक कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं। ये इस्लाम का पैगाम है। हम जातियों में नहीं, हमारे साथ छुआछूत नहीं होती। हम एक साथ बैठ के खाते हैं। हम एस.टी. हसन वाल्मीकि के साथ बैठ के भी खाना खाता है। हमें कोई शर्म नहीं है, ना ही हमें कोई छुआछूत है। वो भी इंसान है, उसका पैदा करने वाला, उसका मालिक भी वही है जो मेरा पैदा करने वाला है। अच्छा, लेकिन मोदी जी, ऐसा मैं कई लोगों से सुनता दे रहता हूँ और कई जानकार बताते हैं कि मुस्लिम्स में बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं। बोरा मुस्लिम्स के वो कार्यक्रमों में जाते हैं, पसमानदा मुस्लिम्स की भी वो पसंद बनते जा रहे हैं। तो अब मुस्लिम भी, अल्पसंख्यक भी अगर देखा जाए तो पूरी तरह से मोदी के विरोध में नहीं है। आप मानते हैं इस बात को? कुछ लोग अपने इंटरेस्ट में कुछ ऐसा कर रहे हैं, सही कहा आपने। लेकिन जो मैंने आपको पिछली बातें गिनाई, उसके अलावा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है इस देश के अंदर कि जब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई,
पूरी दुनिया ने प्रोटेस्ट करा, सिर्फ मुस्लिम मुल्कों ही नहीं बल्कि और मुल्कों ने भी करा, अमेरिका ने भी करा। हिंदुस्तान में लोग सड़कों पे निकल आए, तोड़ फोड़ होने लगी, आगजनी हो गई, एक आदमी का मर्डर हो गया, मारा गया एक आदमी। उस लेडी को 2 घंटे की जेल नहीं हुई। हर इस्लाम का मानने वाला अपने प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी करने वाले का साथ नहीं दे सकता। ये बेसिक है, आप गार्ड बांध लें। अच्छा, अगर 2024 में हम प्रधानमंत्री के चेहरे की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने कोई चेहरा तो दिया नहीं है, लेकिन कांग्रेस का चेहरा है राहुल गांधी, और कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन की अहम पार्टी है, राष्ट्रीय दल है। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जाता है प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर, तो अखिलेश यादव को क्या मिलेगा फिर? हमें आप इस सवाल में मत उलझाइए, बहुत चेहरे हैं हमारे पास। लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा ना, चेहरे बहुत हो सकते हैं। बहुत आसानी से हम इस बात को डिसाइड कर लेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हाँ। कोई डिस्प्यूट नहीं है कहीं भी। उस वक्त का वो दौर याद है आपको जब सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे? उन्होंने खुद मना कर दिया था कि मैं नहीं बनूंगी। इस गठबंधन के पास बलिदानी लोग बहुत हैं और हम कुर्बानी देने वाले लोग हैं। हम अपनी अना और अपने इंटरेस्ट के लिए मरने वाले लोग नहीं। अच्छा, आंकड़े बताते हैं कि अल्पसंख्यकों के वोट भी अब अच्छी खासी तादाद में मोदी को मिल रहे हैं। अल्पसंख्यकों की राजनीति तमाम दल भी कर रहे हैं। अब पीडीए में भी अल्पसंख्यक एक का मतलब अल्पसंख्यक है। ऐसे में मुस्लिमों के एक नए नेता उभरे हैं, ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी। आप उनको कैसे देखते हैं? उनका किरदार आप किस तरीके का देखते हैं? देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम क्या इंटेंशन है। मुसलमानों की बात करते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, मगर मेरा ये कहना है कि जिस वक्त पोलिंग होने लगे 2 दिन पहले वो ये डिक्लेयर करें कि जो बीजेपी को हरा रहा उसको जिता दो, वोट ना बटे। समझ रहे हैं? अच्छा, एक और टर्म है हसन साहब, सॉफ्ट हिंदुत्व। अब देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व विपक्षी पार्टियों में भी देखने को मिल रहा है। हम देखते हैं कांग्रेस में भी सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। कभी राहुल शिव भक्त हो जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि मैं जनेऊधारी हूँ। हम देखते हैं कि अखिलेश यादव भी कोई हिंदू त्यौहार होता है तो ट्वीट करते हैं। तो आपको लगता है पीडीए के अलावा, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के अलावा भी आपको सॉफ्ट हिंदुत्व की ज़रूरत है चुनाव में आने के लिए? आप इससे इनकार नहीं कर सकते। हमें तो हिंदुत्व की भी ज़रूरत है, लेकिन असली हिंदुत्व जो इंसानियत सिखाता है, जिसमें श्री रामचंद्र जी ने इंसानियत को ये पैगाम दिया कि कुर्बानी और अपने माँ बाप की इज्जत किस तरह से की जाती है, सेक्रीफाइस क्या होता है। 14 बरस के लिए वो बिला वजह नहीं चले गए थे भाई, वो तो आपके हिसाब से भगवान थे, क्यों गए थे? हमें और आपको सबक देना था उनको। वो हिंदुत्व चाहिए हमें। बाकी जो हिंदुत्व का झंडा उठाए फिर रहे हैं वो श्री रामचंद्र जी के डेकोरम को भी खराब कर रहे हैं। ये तो फैसला हिंदू कम्युनिटी करे कि श्री रामचंद्र जी जैसी शख्सियत को हम अपने छोटे छोटे मफाद के लिए इस्तेमाल करें। ये तो हिंदू भाई तय करें। तो आपको लगता है कि राम का नाम जब भी बीजेपी इस्तेमाल करती है तो वो राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करती है, हिंदू आस्था के लिए नहीं? जाहिर सी बात है, आप देख नहीं रहे क्या मेरे नेता रामचंद्र जी को नहीं मानते? अखिलेश जी नहीं मानते? वो तो खुद को कृष्ण का वंशज कहते हैं भाई, यादव होने के नाते। हाँ, वो रोज पूजा करते। क्या राहुल जी नहीं मानते? क्या ममता बनर्जी जी नहीं मानती? यही हिंदू है, बाकी कोई हिंदू है ही नहीं। लेकिन उस वक्त बीजेपी ने और उनके प्रवक्ताओं ने बहुत इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया था राम सेतु के मसले पर, कांग्रेस के स्टैंड को, कि राम के अस्तित्व को ही उन्होंने नकार दिया था। देखिए, क्या सर उन्होंने कोई एफिडेविट दिया था, नहीं दिया था, मैं तो इसको मुझे पता नहीं है, लेकिन जो तारीख है उस तारीख के हिसाब से हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। अस्तित्व था या नहीं था, हम अपने बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं। कितने हजार साल की हिस्ट्री है, हमारे पास कोई उसका प्रिजर्वेशन तो था नहीं उस हिस्ट्री का। आज जैसे कैमरे और मोबाइल और वीडियोस तो थे नहीं,
दुनिया कितनी बार उजड़ी है और कितनी बार फिर बसी है ये भी हमें नहीं मालूम, और कितनी बार अब उजड़ने वाली है और फिर कब बसेगी कुछ पता नहीं। महायुद्ध के बादल आज बीजेपी वाले तो कहते हैं जब तक मोदी जी हैं बसी रहेगी। महायुद्ध के बादल छाए हुए हैं, कब एटॉमिक वार शुरू हो जाए कोई नहीं बचेगा। बाकी देश तो हमसे मदद लेते हैं, तो हमको किस बात की डर है? हम तो जाके घर में घुस के मार आते हैं जाकर। कब्बा मार के आए थे ना। लेकिन उससे ये तो पता चला ना कि हम अंदर घुसे थे और हमने मारा था। मतलब पाकिस्तान की संसद तक ने इस बात पर मोहर लगाई है, जबकि हमारे यहाँ के लोग उस पर सवाल पैदा कर रहे थे। नहीं, किसको मार के आए? कहाँ हैं वो लोग जिन्हें मारा? कब्बा लोग देखा था हमने आपके चैनलों में। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी अब हसन साहब बात हो रही है। आपको लगता है कि ये भी मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए हो रहा है, या ये ज़रूरी मानते हैं? हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। देखिए, हम मुसलमान मानते हैं कुरान पाक अल्लाह का एहकाम है जो इंसानों को दिया गया और ख़ास तौर से मुसलमान को दिया गया। कुरान पाक में जो कुछ भी हमें हिदायत दी गई है हम उससे डिविएट नहीं हो सकते। आपको तो उससे परेशानी नहीं है, किसी हिंदू को तो आज तक परेशानी नहीं हुई। 75 साल हो गए आज़ादी के, 1000 साल से साथ रह रहे हैं। हम अपनी बेटी को क्या दे रहे हैं, हम अपने बेटे को क्या दे रहे हैं? हमने 1400 साल पहले हमें ये हुक्म दिया गया था। कुरान पाक के 4थे पारे में आखिरी सूरह निसा में अल्लाह ने डिस्क्रिप्शन दिया है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें किसको क्या देना है। उसमें लड़के का जितना हिस्सा उससे आधा बेटी का है। अब अगर आप कहेंगे नहीं भाई आप भी पूरा दिए, भाई तुम किसी लड़की ने क्या कोई शिकायत करी? अभी तक 75 साल में तो करी नहीं। अगर किसी को शिकायत है कोर्ट से ले ले। हम अगर अपना मजहब फॉलो कर रहे हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो फिर ये शोशा क्यों छोड़ा जा रहा है? तो मतलब आप मानते हैं मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है? जाहिर सी बात है, मुसलमानों को डिमोरलाइज करने के लिए। कहीं मुसलमान इतना डिमोरलाइज ना हो जाए कि वो सोचे कि इस मुल्क में ना हमारी हिफाजत हो रही और ना हमारी सिक्योरिटी के साथ ना हमारी कोई सुनने वाली, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी आ रही है, जीत रही है, जिस तरीके से उसकी आगे भी संभावनाएं प्रबल हो रही हैं, उससे मुसलमान वाकई में डरा हुआ है? जिस तरीके से कभी कभी हमें सुनने को मिलता है कि भाई इस देश का मुसलमान डरा हुआ है, आप बीइंग अ मुस्लिम मानते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है मोदी के शासनकाल में? देखिए, मुसलमान सिवाय अपने पैदा करने वाले के अपने अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। ये फैक्ट है और ये तारीख भी है। लेकिन हाँ, मुसलमान इस वक्त देश का फिक्रमंद है कि हमारी नस्लों का क्या होगा। अभी आपने एक फैसला देखा मध्य प्रदेश का, सारे लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं मस्जिदों से। 1200 साल से तो लगे हुए थे, उस वक्त जो तरीके हों और अब जो तरीके हैं। ये भी कहा जा रहा है कि साहब मंदिरों के भी उतार रहे हैं, आप ये भी कहेंगे। लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाके इन्वेस्टिगेशन करिए कि मस्जिदों के कितने उतरे और मंदिरों के कितने उतरे। वो कहते हैं मंदिरों पे लगे ही कहाँ थे, 2 मंदिर पे लगे थे उतर गए, 200 मस्जिदों पे लगे थे, तो वो 200 बदले के 2 आप गिनेंगे तो वो तो नाइंसाफ़ी होगी। वो तो ऐसा नहीं साहब, आप यूपी में देखिए सारे मंदिरों पे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि आप 60 डेसिमल की वॉइस से आप अजान दे सकते हैं। आप क्यों उतरवा रहे हैं? कम से कम घर बैठे लोगों को पता चल जाता कि नमाज का वक्त शुरू हो गया। अल्लाह के आगे सर झुकाता है, अल्लाह से दुआ करता है, अपने लिए भी करता है, बच्चों के लिए भी करता है। मोदी जी तो खुद अजान सुनते हैं तो अपना भाषण रोक देते हैं सम्मान में। हाँ, मोदी जी भी रोक देते हैं। राहुल जी को भी हमने देखा पिछले दिनों। हाँ, तो फिर ये राजनीति कौन कर रहा है? ये जो छुटभैये नेता हैं ये कर रहे हैं। बड़े नेता नहीं कर रहे हैं इस किस्म की बातें। लेकिन इनके भी बड़े नेताओं को इनको थोड़ा सा समझाना चाहिए, काबू में रखना चाहिए। हाँ, मैं ये तो नहीं कह रहा पेज टाइट करना चाहिए पेज लेकिन ज़रूरत उसी की है पेज टाइट करने की। अच्छा, अब सिर्फ एक सवाल समाजवादी पार्टी पर मैं पूछ लेता हूँ, इसका क्या भविष्य आप देख रहे हैं बिना इंडिया गठबंधन के, बिना बीजेपी के, सिर्फ अपना विशुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी का भविष्य? क्योंकि पार्टी के अंदर भी चाचा भतीजे में टैच पैच चलती रहती है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की ऐसा सुनाए बनती नहीं है, तो ऐसे में क्या पार्टी का भविष्य होगा? देखिए, पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल है।
अखिलेश जी बहुत डायनामिक लीडर हैं बेशक। और बहुत सॉफ्ट हैं और इंसानियत की बात करते हैं। आज तक मैंने ये नहीं देखा कि कोई ज़रूरतमंद उनके पास आया हो और खाली हाथ चला गया हो। ठीक बात। सारे लोगों की फिक्र करते हैं, चाहे मुसलमान हो। राहुल जी आए थे, वो खाली हाथ ही गए। राहुल जी आए थे। मैं उसको नहीं कह रहा, कोई ज़रूरतमंद। हाँ, मैंने देखा उससे ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन होगा राहुल जी से ज़्यादा यूपी में? देखिए आप समझ रहे हैं मेरा तंज। मेरे मुंह में अपने अल्फाज मत डालें। मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ किसी का इलाज होना है, गरीब है, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो रही है, किसी के बच्चे की तालीम का मामला है। हज़ारों बच्चों की वो तालीम दिला रहे हैं, शिक्षा दिला रहे हैं, लोगों के इलाज करा रहे हैं। कोई आपदा आती है तो उसमें भी जाके उसकी मदद करते हैं। तो कहीं कोई मर जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कोई मारा जाए, या पुलिस मार दे, तो भी जाके उसकी मदद करते हैं। उसके अलावा पूरे यूपी में सबको ये मालूम है कि अखिलेश जी हैं तो इंसाफ है, सबके साथ इंसाफ है। कोई समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ इंसाफ करती है। लेकिन जब सत्ता में थे तो ये इल्ज़ाम लगा था कि लगता है समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है। देखिए, ये इल्ज़ाम तो लोग लगाते हैं, किसी मुसलमान ने तो नहीं लगाया, सिवाय पॉलिटिकल राइवल्स के। हाँ जी। बाकी ने तो नहीं लगाया। हमने वो दौर भी देखा है कि जब थाने की सीढ़ी मुसलमान नहीं चढ़ता था। सन 80 में जब फसाद हुआ था मुरादाबाद के अंदर, जिन लोगों को पुलिस या पीएसी उठा के लेगी, बहुत से आज तक वापस नहीं लौटे। जो थाने पे चढ़ गया सही सलामत वापस नहीं आया। नेताजी ने ये देखते हुए 10% मुसलमानों की भर्ती करी, पुलिस में भी और पीएसी में भी। और उनका यही कहना था कि कम से कम 10 आदमियों के सामने 90 आदमियों को की आंखों की शर्म तो होगी, जुल्म तो नहीं करेंगे, इंसाफ करेंगे। आपका काफ़ी कुछ अंदाज अखिलेश यादव जी से मिलता है बोलने का, मैंने देखा। मेरे नेता हैं। चलिए ST हसन साहब, आपने हमसे बात की, अपने इतने कीमती समय में से आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और पार्टी के लिए और आपके अपने भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। द बिग बेंच से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ST हसन साहब समाजवादी पार्टी के वो पहले गेस्ट थे जिनको आप द बिग बेंच पर द बिग डायलॉग में देख रहे थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लेकर के हमारे दर्शक तमाम सारे सवाल हमसे पूछ रहे थे, और मुझे लगता है कि वही सवाल हमने ST हसन साहब से पूछे, और उनके बहुत माकूल जवाब बेबाकी से, साफगोई से ST हसन साहब ने हम तक पहुँचाए भी हैं। बहरहाल, द बिग डायलॉग में अभी के लिए इतना ही। अगली बार द बिग डायलॉग में एक और बड़े मेहमान के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।